मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी अंडमान द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में उतरे और समूचे द्वीप पर कब्जा कर लिया। अप्रैल 1942 में विशिष्ट निवासियों ने द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अंडमान शाखा गठित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया। दुर्भाग्यवश 30 जनवरी को जापानियों ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के 44 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। नाना जी को स्पाई केस में पकड़ा गया था और जबकि उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उनको बंदी बनाया गया। उनको सेलुलर जेल में कई साल रखा गया, उनको कई तरह से टॉर्चरिंग किया गया और उसके बाद जो है ये डिसाइड किया गया कि उनको ख़त्म किया जाए। तो फिर जो है ट्रक में कई लोगों को चढ़ाया गया, जिसमें से कि हमारे नाना जी भी थे और इनको यहाँ पर हाफरीगंज लाया गया और कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के बाद सिर्फ जो है उनके जो क्लॉथ से थे रंगे हुए खून से वो हमें दिया गया और जिससे कि हमें मालूम हुआ कि हमारे नाना जी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं 31 मार्च 1937 में पैदा हुआ और उस वक्त बस ये जो मामला रिपीट करते गए, जो दुख हुआ हमारे ऊपर में, वो दुख वो भूल नहीं पाए उसको। दूसरे महायुद्ध के दौरान में जब जापानियों ने यहाँ कब्ज़ा किया था, उसके बाद यहाँ के द्वीपवासी जो 1857 के क्रांति में उनको अंडमान में बसाया गया लाके, उसके बाद में उनके वंशजों में से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए का गठन किया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। लेकिन अंग्रेज़ों के जासूसी जाल संडे में उनको फंसाया गया और कि यह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जासूस करते हैं। जापानियों ने उन्हें जासूसी के चार्ज में ला के पहला जासूसी केस चलाया, जिसमें 7 लोगों को मारा डेगनाबाद में। उसमें 50 लोगों को ऊपर टॉर्चर किए, लेकिन सब इनकार किए। दूसरे स्पाई केस शुरू हुआ अक्टूबर 1943 में। उस कारण में, उस जासूसी कारण में लगभग 630 लोगों को गिरफ्तार किया। आम लोगों को छोड़ा, लेकिन मेंबर के जो लीग के मेंबर थे उन्हें नहीं छोड़ा। उनके ऊपर भारी टॉर्चर किए। बाद में 30 जनवरी 1944 को सेलुलर जेल के सामने, हम लोगों के सामने, परिवार के सामने से उनको यहाँ हाफरीगंज में लेके आके शूट करे और शूट करके यहीं दफन किए। तो इसका हमें पता जगह मालूम नहीं था, लेकिन किसी तरह पहुँचे और बाद में हमने परिवार के लोगों से, वेल विशर से, उनसे सहयोग मिला। जितने पढ़े लिखे लोग थे सबों को जेल में बंद कर दिए थे। उसी समय डॉक्टर दीवान सिंह को भी लेके जेल में बंद किए झूठे आरोपों में। तो डॉक्टर दीवान सिंह कहते थे कि सब कसूर मैं किया हूँ, सबको छोड़ दो, और गुरबानी का पाठ करते थे। 10 जनवरी को डॉक्टर दीवान सिंह का देहांत हो गया और 30 जनवरी को इन 44 शहीदों को ले आके इस टीले पे गड्ढा खुदवा के और गोलियों से भून के इसी दफन कर दिया। ये किसी को पता नहीं था। बाबूराम, हीरा, परसराम, ये नीचे में खेती है, महंगेलाल, इन्होंने बताया कि यहाँ दफन किया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सुभाष चंद्र बोस 30 दिसंबर 1943 में अंडमान में फ्लैग होस्टिंग के, और ठीक उसके 1 महीने बाद 30 जनवरी 1944 में यहाँ 44 लोगों को ले आकर गोली से भून दिया गया। क्या इनका कसूर था? इनका कसूर यही था कि ये देश के लिए मरने के तैयार थे। इनको पर एक चार्जेस लगा दिया था कि इन लोग स्पाई का काम करते थे या जो भी झूठा एक केस बना के। ये एक बहुत गलत बात था। सुभाष चंद्र बोस को धोखा दिया गया, सही बात नहीं बताया गया। जब सुभाष चंद्र बोस अंडमान में थे उस टाइम में ये लोग सब जेल के अंदर थे। जेल में सुभाष चंद्र बोस आने के बाद भी जापानीज़ गवर्नमेंट उनको ऐसा छुपा के रखा था और बताया नहीं था। इनके वजह से आज ये इनको सबको टाइम में मारा गया। इसी 30 लोगों में हमारे पिताजी के जो बड़े भाई थे बसंत लाल, उनका भी देहांत हुआ था। उनको भी एक अलग तरह से टॉर्चर करके और यहाँ में लाके गोली से भून दिया गया। और मैं चाहता हूँ कि इस सभी के आत्मा को शांति मिले। मेरे दादाजी का नाम जसवंत सिंह, जो
यहाँ पर 30 जनवरी को हॉपीगन में यहाँ उनको जापानियों द्वारा मारा गया और वो देश के लिए काम करते थे। कुछ जासूसी केस में उनको पकड़ा गया और 44 मेंबर्स को यहाँ जापानियों ने एक ट्रेन बनाकर उनको बैठाकर उनको शूट कर दिया गया। 30 जनवरी अंडमान निकोबार का इतिहास का एक बहुत ही काला दिन है, क्योंकि इस दिन में अंडमान निकोबार के 44 देशभक्तों को जापानियों ने बिना कोई वजह, बिना कसूर का उनको मारा। और आज हम इस पवित्र पावन भूमि में बलिदान वेदी में खड़े हैं, उन 44 हमारे देशभक्तों को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं भगवान से, अल्लाह से, यीशु से, वाहिगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे 44 लोग जिनको जापानियों ने मारा, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनको स्वर्ग में बहुत अच्छा जगह दे। और साथ ही साथ उनके जितने भी परिवार के लोग हैं, इनको जो इतनी बड़ी उनकी जो परिवार के अंदर में दुखद घटना घटी है, उसके लिए हिम्मत देता कि वो इस जो बड़ा से बड़ा जो लॉस उनके परिवार में हुआ है, उनको वो बेयर कर सके। त्वमक्षरं परमं वेदीत्यव्यं त्वमस्य विश्वं परमं निधानं त्वं व्ययः शाश्वतं धर्मं गोप्ता संतानस्त्वं पुरुषो मतो में। संसार में कुछ जानने योग्य वस्तु है तो वो स्वयं आप हो। आप अक्षर परब्रह्म हो, परमात्मा हो, और आप इस जगत के परम आश्रय हैं।
अनादि धर्म का रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसे मेरा मत है। ओम धावा पृथिवीर्योरिमन्तरं हे व्याप्तं त्वयैकेन दिश्चं सर्वा दृष्टां दूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रय प्रवृत्तं महात्मना। ये महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग व्याघ्र को व्याधा के समान प्राप्त हो रहा है। इन्ना अगतैना कल कौसर फसल लिरब्बिक वनहर इन्न सानियक हुवल कुल औद बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मन भजियावादाइया राग रतन प्रवार प्रया शब्द गावनाइया शब्द होत गाओ हरि के रामन जिनी बसाया कह नानक नंदोआ सतगुरु में पाया। एह मन मेरे तुसदार और नाल हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकारो कर तेरा कर सब स्वर्णा। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारी सहयोग मिला हमें, और वो मार्टर्स डिक्लेयर किए, स्टेट मेमोरियल डिक्लेयर किए। उसके बाद में जितना यहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है वो उनके दौरान से एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हो रहा है। और आम जनता जो है, परिवार के दुखित परिवार के लोग जो है वो यहाँ से आते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो उनका भारी सहयोग है, ताकि ये 30 जनवरी जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो लोगों का शहादत हुआ, एक नहीं 44 लोग मारे गए, तो उनके शहादत में जो यहाँ फूल माला चढ़ाते हैं, आपका सहयोग मिलता है, उसके लिए आप सबों का हम हाफरीगंज मार्टर्स मेमोरियल कमेटी के पैटर्न की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। जनवरी 1946 में सर्वप्रथम हम यहाँ में पहुँचे और यहाँ में पहुँच के फूल माला चढ़ाए। उसके बाद में कई और मर्तबा आते गए, और आने के बाद में तो यहाँ देखे, बाद में लगा कि मेमोरियल बनाना। मीटिंग हमने यहाँ कॉल किया, यहाँ मीटिंग लोग जो सहयोग परिवार के लोग थे सबसे राज़ी हुए, हम मेमोरियल बनाए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चीफ कमिश्नर आए, उसके बाद में इसको डेवलप होता गया, स्टेट मेमोरियल डिक्लेयर किए और लोगों का सहयोग मिलता गया। मैं जनरल सेक्रेटरी हाफरीगंज मार्टर्स मेमोरियल कमेटी की तरफ से मैं आज इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, पुलिस डिपार्टमेंट, PWD, यहाँ के प्रधान। यहाँ पर हम आज एकत्रित हुए हैं हाफरीगंज मेमोरियल पर, जहाँ पर हमारे जो देश के लिए जान दिए जो हमारे लोग थे उनको याद करने के लिए। आज भी ये जगह इस चीज़ की प्रतीक है कि आज भी उनमें इतनी ताकत है कि हम सबको एकत्रित और इकट्ठा कर दे। और यहाँ पर आकर हम लोग उनको याद किए और चारों धर्म के लोग उन्होंने प्रार्थना की, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी आज उनको उनकी देशभक्ति के लिए उनको याद किया जा रहा है। और हम सब यहाँ पे जमा होकर हमारे देश के लिए एक उनको श्रद्धांजलि है, पुष्प अर्पित करके हमने उनको याद किया। और उनका वजह से ये अंडमान में बहुत सारा नुकसान ये हुआ कि हम यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो एजुकेशनल बैकवर्ड हो गए। एजुकेशनल बैकवर्ड का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गया। जितने पढ़े लिखे लोग थे जैपनीज सबको मार दिया। अगर पुराना हिस्ट्री देखा जाए तो अंडमान का परसेंटेज देखें तो 30% लोगों को जैपनीज मार दिया था उस टाइम में। इसके वजह से आज भी लोगों को बैकवर्डनेस है यहाँ में। कारण यही है कि जो लोग यहाँ चाहते थे एजुकेशन के मामले में सबको नुकसान पहुँचा दिया गया था। हाफरीगंज बलिदान वेदी के 44 शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप वहां पर संग्रहालय स्थापित किया गया। प्रशासन के सहयोग से बनाए गए इस संग्रहालय में शहीदों के जीवन और इतिहास सहित उनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया है।
IPNT निदेशक और अन्य लोगों का कहना था कि इस स्थल को प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि देशवासियों को पता चले कि इस द्वीप में ऐसी भी एक जगह है, वे यहाँ पर आए और इन शहीदों के बारे में जाने। सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी ट्रैवल एजेंट्स है, जो भी अपना आइटनरी बनाते हैं, जिसमें कि ये स्टेट मेमोरियल को भी आप अपने आइटनरी में इंक्लूड करिए, जिससे कि हमारे यंगस्टर्स को भी बढ़ोतरी मिलेगी और के लोगों को भी हिस्ट्री जानने में उनको भी हेल्प होगा। ये मेमोरियल को लेकर भी मैं अभी बात कर रहा था कि हमें यहाँ पर प्रमोशन की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर लोगों को पता चले कि इतना यहाँ पर आकर आप लोग विज़िट करें। और एक पास में म्यूज़ियम भी है। मैंने अभी इसके बारे में ये सोचा कि हम अपनी वेबसाइट पर भी इसको प्रमोट करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि लोगों को पता चले कि म्यूज़ियम में यहाँ पे उनको आकर अपने देश को याद करने का मौका मिलेगा। और डिपार्टमेंट की तरफ से बताना चाहूँगा कि ये कल मीटिंग करके टूर ऑपरेटर्स के साथ हम ये बात रखेंगे कि इसको अपनी आइटनरी में ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि लोग यहाँ पर डेली विज़िट करें और एक आइटनरी का पार्ट होने से इसको प्रमोशन भी मिलेगा और बढ़ावा मिलेगा यहाँ पे पर्यटन को। वहां पर आए सभी लोगों ने सरकार से अनुरोध किया कि 44 शहीदों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया जाए। जो 44 जो शहीद हुए थे उनको जो है फ्रीडम फाइटर जो है डिक्लेयर करा जाए। ये MP साहब भी बोले हैं कि संसद में भी बात उठाएंगे, उपराज्यपाल में बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कुर्बान किए हैं उनको तो ज़रूरत है ना। मैं फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से ये आग्रह करता हूँ कि ये 44 और इनके साथ जो भी लोग को शहीद किया गया था जैपनीज़ पीरियड में, सबको फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर करें। आज इतने साल से हम इसके लिए अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये काम हुआ नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार हाथ जोड़कर कि ये इनको फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर करें, ताकि हम लोगों को या हमारे जो आगे जनरेशन आ रहा है उनको ये पता तो चले कि हमारे पूर्वज कितना मेहनत करे थे, कितनी अंडमान को बसाने के लिए। जैसा कि ये डिमांड आती रही है कि फ्रीडम फाइटर इन देशभक्तों को डिक्लेयर किया जाए, तो डिपार्टमेंट इस सब में यहाँ पर साथ है और पूरे प्रयास करेगा कि ये बात को सेंटर तक पहुँचाया जाए, मिनिस्ट्री तक पहुँचाया जाए। इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। 44 फैमिलीज़ यहाँ पे हैं और 7 फैमिलीज़ जो मिरनिल में हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि इनका जो डिमांड है, ये सारे के सारे परिवार को फ्रीडम जो इनका डेथ हुआ है उन सभी को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए, तो ये बहुत सही बात है और मैं इस मुद्दे को भारत सरकार के सामने जरूर रखूँगा। शहीदों के परिजनों ने सभी लोगों को संदेश दिया कि वे हमेशा इन 44 शहीदों की शहादत को याद करें। हम आज की पीढ़ियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ तक हो सके अपने शहीदों को याद करें, उनके कुर्बानी को याद करें और अपने देश की सेवा करें, और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको याद करते हुए हमें उनको बचाना है, अपने देश को बचाना है। बस मैं आने वाले देश के सभी बच्चों से ये निवेदन करता हूँ कि वे देश के लिए काम करें, देश का गौरव बढ़ाएं और हर बलिदान जिसने भी जो हमारे पुराने लोगों ने जिन बलिदान दिया है उनको याद रखें। उनसे प्रेरणा मिलेगी आपको कि हमारे देश के लिए हमको कैसे आगे हमको बढ़ना है। देशवासी जो यहाँ इस इंडिपेंडेंस लीग से और INA से संबंधित थे, उन सबों के लिए यही है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए आप मिलकर आगे देश का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाइए। इन्होंने जो कुर्बानी दी है तो ये एक सराहनीय है और मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें हमेशा हमेशा याद करें, क्योंकि इन्होंने आज़ादी के लिए मर मिटे हैं। और यहाँ पे आज नहीं, पहले से ही होली के बहाने आज़ादी के तराने गाया करते थे। तो चंद पंक्तियाँ है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं चंद पंक्तियाँ सुनाऊंगा। वो कहते थे, अंग्रेजी अमल में गम खाना और कदम हटे तो मर जाना, अंग्रेजी अमल में गम खाना, अरे यारो पहाड़ गांव चौकी अबाडीन थाना, ए बैफर में है जेल खाना और कदम हटे तो मर जाना। जापान टाइम में भी एक मंडली बनी थी जिसमें जगन्नाथ प्रसाद डॉलिगन का था, तबला बजाता था, बिगुल बजाते थे, तो वो गाते थे, देखो देखो यार मेरे पातू मजेदार, देखो पातू की धार, देखो पातू मजेदार,
और जंगल जाऊं खेत बनाऊं, जंगल जाऊं खेत बनाऊं, उसमें शकरकंद लगाऊं। देखो देखो यार मेरे पातू मज़ेदार। आए हैं ये निपुण जापान, आए हैं ये निपुण जापान, इंग्लिश को डराने वाले, अंग्रेज को भगाने वाले। ये है हमारी सरकार, देखो यार मेरे पातू मज़ेदार, देखो देखो यार मेरे पातू मज़ेदार। इस तरह के मंडलियाँ से अंडमान से भी आज़ादी का बिगुल बजा था और अंग्रेज यहाँ से भी भयभीत हुए थे। तो मैं इस तराने के जरिए, उस टाइम में क्या बोलते थे, होली के बहाने आज़ादी के तराने बोल करके गाया करते थे। तिन मुनिया चादर तन बलमा, निंदा लगे तो सो जाना, तन मुनिया चादर तन बलमा, निंदा लगे तो सो जाना।